हारते वही हैं जो खुद हार मान लेते हैं, वरना दुनिया में आपको कोई हरा नहीं सकता। तो मैं हूँ अबिहा इंतखाब और हम आपको आपकी हार कभी नहीं होने देंगे, हमेशा आपको जीत की तरफ ले जाएंगे और इस जीत की तरफ हम आपका एक कदम बढ़ाएंगे, सल्तनत काल गुलाम वंश। तो जैसे कि गुलाम वंश मैंने आपका इल्तुतमिश तक समाप्त करा दिया, तो आज मैं रज़िया सुल्तान से शुरू करूंगी। तो मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन भारत में अगर हम इस सल्तनत काल में गुलाम वंश की स्थिति देखते हैं तो गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक, फिर कुछ समय के लिए आराम शाह, बस 8 ही महीने की बात है, उसको जोड़ा नहीं जाता। और उसके बाद कौन बैठता है? उसके बाद इल्तुतमिश बैठता है और इल्तुतमिश के बाद रज़िया सुल्तान, यानी 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। इल्तुतमिश की मृत्यु हो जाती है 1236 ईस्वी में और 1236 में ही कुछ समय के लिए रुकुनुद्दीन गद्दी पर बैठता है, किंतु कुछ समय के लिए ये असफल और अयोग्य रहता है। ये भी इल्तुतमिश का ही पुत्र रहता है, असफल और अयोग्य रहता है और जितने टाइम तक ये शासन करता है, इसकी माँ तुर्कान उस शासन पर छाई रहती है। मतलब इसका कुछ भी निर्णय नहीं होता था, सारे निर्णय तुर्कान इसकी माता लिया करती थी। तो ये बातें जो तुर्कान ने चहलगानी बनाई थी, 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया था, ये बातें उन लोगों को पसंद नहीं आती हैं कि एक राजा जो अपना खुद से ही निर्णय नहीं ले सकता और उसकी माता उसका सारा निर्णय लेती है, यानी जितने भी राजनीतिक पहलू थे ये सब कुछ पे तुर्कान की नजर हुआ करती थी। रुकुनुद्दीन कोई भी निर्णय नहीं लिया करता था। ठीक है, तो इसको फिर से हटा दिया, कुछ ही समय बाद इसको हटा दिया जाता है, कुछ ही महीनों की बात होती है, जैसे आराम शाह की हत्या कर दी जाती है इल्तुतमिश द्वारा, तो बिल्कुल वही स्थिति होती है, रुकुनुद्दीन को हटा दिया जाता है और रज़िया को 1236 में ही रज़िया को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है। बहुत बड़ी बात है ये नारी शक्ति के लिए। भारत की पहली महिला शासिका रज़िया सुल्तान, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रज़िया सुल्तान थी, जिसे दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनाया गया 1236 ईस्वी में। इल्तुतमिश की ये पुत्री थी। इसका जन्म 1205 में बदायूं में हुआ है। ठीक, इसका जन्म कहाँ हुआ है? 1205 में बदायूं में हुआ है। ये इल्तुतमिश तथा कुतुब बेगम की पुत्री रहती है। कुतुब बेगम कुतुबुद्दीन ऐबक की माता रहती है, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद रहता है, यानी कि आप रज़िया सुल्तान इन दोनों की पुत्री हैं। रज़िया सुल्तान इन दोनों की पुत्री रहती है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रज़िया के नाना लगते हैं एक तरह से। तो ये स्थिति आप यहाँ पे समझ सकते हैं। रज़िया सुल्तान के सारे रिश्ते नाते, जन्म 1205 में होता है, बदायूं में होता है जन्म, और उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर रहता है। जिस समय इनका जन्म होता है इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर रहता है। तो ये सारी स्थिति आपको अच्छे समझ में आ गई। रज़िया सुल्तान के बारे में बात हो रही है। रज़िया पहली महिला शासिका थी जो 1236 में दिल्ली की सल्तनत पर आसीन होती है, बैठती है। ठीक है, तो रज़िया सुल्तान पे काफी गहरी नजर डालेंगे, क्योंकि नारी सशक्तिकरण की जो हम बात करते हैं ना, वो काफी अहम है। ठीक है, कि इतने पुराने टाइम में भी किसी महिला ने ये स्थिति दिखाई। अब बात कर लेते हैं कि किसी महिला को क्यों बनाया गया। एक ऐसा मुस्लिम साम्राज्य था, उसमें एक महिला को बनाया गया, उसके पीछे वजह क्या थी? वजह ये थी कि एक महिला को इंसान क्या समझता है? कठपुतली समझता है। एक पुरुष वो सोचता है इसको जैसे नचाएंगे वो वैसे नाचेगी। तो जो तुर्काने चहलगानी में 40 गुलाम सरदारों को संगठन था, वो चाहते थे कि एक महिला को आसीन करा दिया जाए, बैठा दिया जाए दिल्ली की गद्दी पर, और हम जो कहेंगे निर्णय तो वही बोलेगी। लेकिन स्थिति बिल्कुल उल्टी हो जाती है। यही स्थिति आपको एक आधुनिक भारत में देखने को मिलती है, जब इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया उस जमाने में कहा जाता था। उस दौर में, जिस दौर में तत्कालीन परिस्थिति में प्रधानमंत्री बनती है इंदिरा गांधी, तो उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता है। और फिर वो गूंगी गुड़िया दिखाती है कि असली राजनीति क्या होती है, जिसे बाद में आयरन लेडी कहा गया। वो स्त्री जिसे गूंगी गुड़िया कहा गया क्योंकि वो कुछ बोल नहीं पाती थी, उस समय राजनीति में कहा जाता था, फिर वो आयरन लेडी बन गई। तो कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग में चलता रहता है कि एक औरत है तो उसे जैसे जी चाहे वैसे आप नचा सकते हो, उसे आप कठपुतली बना सकते हो। तो ये स्थिति यहाँ पर रज़िया सुल्तान बिल्कुल गलत साबित करती है, और यही कारण रहता है जो इनकी हत्या, इनके खिलाफ जितनी रंजिशें साजिशें होती रहती हैं, इनको जल्दी से गद्दी से हटा दिया जाए, यही कारण रहते हैं जो रज़िया सुल्तान के रास्ते में कांटा बनते हैं। रज़िया सुल्तान बहुत अच्छे से शासन करती हैं। 1236 में उनकी शासन व्यवस्था शुरू होती है।
स्थिति ये रहती है कि ये पर्दा वर्दा नहीं करती बिल्कुल, जैसे कि एक पुरुष कुल्हा टोपी लगा के दरबार में आते हैं अमामा पहन के, बिल्कुल वैसे ही रजिया आती थी। रजिया जो भी निर्णय लेती थी वो खुद के बलबूते पे लेती थी। इन जो 40 सरदारों का संगठन था इनसे ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करवाती थी। तो कहीं ना कहीं उस समय जो सत्ता प्रधान पुरुषों की जो सत्ता प्रधान केंद्र था दिल्ली, उसमें ये चीजें लोगों के हलक से नहीं उतर रही थी आसानी से कि एक औरत उनको आदेश देगी और उस औरत के आदेश की वो पूर्ति करेंगे। तो ये स्थिति नहीं थी। इनके खिलाफ बहुत ज्यादा षड्यंत्र रचना जाने लगा रजिया सुल्तान के खिलाफ। और फिर देखा जाता है कि हम अगर देखते हैं लाहौर का शासक कबीर खान, शासक कौन रहता है? कबीर खान विद्रोह कर देता है लाहौर में विद्रोह कर देता है। इनके खिलाफ षड्यंत्र यहीं से शुरू हो जाता है। लाहौर में विद्रोह कर देता है, फिर रजिया जाती हैं और ये विद्रोह को क्या कर देती हैं? दबा देती हैं। तो कबीर खान इनकी मृत्यु या जिसे इन्हें बंदी बनाने या इन्हें पद से हटाने की इस पूरी जो षड्यंत्र रचा जाता है उसमें फेल हो जाता है। और फिर एक बंदा पैदा होता है भटिंडा। 15 दिन बाद ही, लाहौर के विद्रोह के 15 दिन बाद ही भटिंडा का शासक अल्तूनिया जो बाद में इनका पति बनता है रजिया सुल्तान का, अल्तूनिया विद्रोह कर देता है और यहीं पे रजिया सुल्तान मात खा जाती हैं। और 15 दिन बाद वैसे ही वो वहां से उनकी सेना हारी हुई रहती है। लाहौर की स्थिति को संभाल के काफी कुछ चेंज हुआ रहता है। और 15 दिन बाद ही तुरंत कहाँ? भटिंडा में विद्रोह हो जाता है। कौन करता है? अल्तूनिया वहां का शासक रहता है, वो विद्रोह कर देता है। फिर इस विद्रोह को दबाने के लिए वो जाती हैं और यहाँ पे जैसे ही वो इस विद्रोह को लेके भटिंडा में प्रवेश करती हैं दबाने के लिए, वैसे ही सबसे पहले इनके विश्वास पात्र याकूत, जिसे रजिया अमीर ए आखुर बनाती हैं। अमीर आखुर बनाती है, यानी अमीर आखुर का मतलब है घोड़े का सरदार जो होता है उसे अमीर आखुर कहा जाता था उस टाइम। वो याकूत था और ये रजिया का काफी विश्वास पात्र था। इतिहासकार तो यहाँ तक लिखते हैं कि रजिया का प्रेमी भी था। ठीक, तो जैसे ये भटिंडा में प्रवेश करती हैं, याकूत की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, जिसके कारण ये बुरी तरह से टूट जाती हैं और रजिया को बंदी बना लिया जाता है और जेल में ही रख दिया जाता है भटिंडा के। और फिर जो भटिंडा का शासक हुआ करता था, अल्तूनिया क्या करता है? अल्तूनिया और रजिया के भाई, एक रुकुद्दीन है और एक भाई का नाम है बहरम शाह। तो बहरम शाह और अल्तूनिया के बीच एक, जिसे आप बोल सकते हैं षड्यंत्र के बीच एक ये तय हुआ होगा कि ठीक है, मैं रजिया को बंदी बना लेता हूँ तो मुझे एक बड़ा पद चाहिए दिल्ली सल्तनत के दरबार में, मुझे एक बड़ा पद चाहिए। अल्तूनिया शायद इसी बात पे राजी हुआ होगा। किंतु जब 1200 यानी कि जब जैसे ही 1240 में इनको क्या कर दिया जाता है? बंदी बना लिया जाता है। तो 1240 में ही बहरम शाह गद्दी पर बैठ जाता है। तो जैसे ही बहरम शाह गद्दी पर बैठता है, वो अल्तूनिया को उसके मन मुताबिक पद नहीं देता है, जिस कारण अल्तूनिया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बहरम शाह पे क्या करना चाहता है? आक्रमण करना चाहता है। इसलिए वो रजिया को आजाद कराता है और रजिया को आजाद कराने के बाद आप स्थिति देखेंगे कि वो इससे निकाह करता है, शादी करता है रजिया से। कौन? अल्तूनिया। तो इनके पति का क्या नाम रहता है? अल्तूनिया नाम रहता है इनके पति का, जो भटिंडा का शासक रहता है। रजिया सुल्तान से निकाह करता है और इन्हीं के साथ रजिया सुल्तान और फिर अल्तूनिया अटैक करने के लिए बहरम शाह दिल्ली जाते हैं, किंतु वो हार जाते हैं। दिल्ली जाते हैं अटैक करने के लिए भटिंडा से, किंतु इनकी सेना हार जाती है और ये वापस आने लगते हैं। तो कैथल में 1240 में ही कैथल में रजिया की हत्या कर दी जाती है। रजिया की हत्या हो जाती है। कहाँ होती है? कैथल में रजिया की हत्या हो जाती है। 1240 में ही रजिया की हत्या कर दी जाती है। ये पूरा षड्यंत्र रचा जाता है रजिया की मृत्यु के लिए, या आप इसे ये कह सकते हैं रजिया की मृत्यु तो नहीं, रजिया की मृत्यु या रजिया को गद्दी से हटाने के लिए, सत्ता से हटाने के लिए, एक महिला को सत्ता से हटाने के लिए कितना षड्यंत्र रचा जाता है। उसके खिलाफ 2-2 शासक लगाए जाते हैं, उनका पूरा विद्रोह करवाया जाता है कि किसी तरह रजिया दिल्ली की गद्दी से हट जाए। और ये सब करता कौन है? उनके भ्राताश्री, उनके अनुज, उनके भाई बहरम शाह द्वारा किया जाता है। और फिर क्या होता है? 1240 में बहरम शाह दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है।
ठीक है, रजिया की मृत्यु के पहले ही वो बैठ चुका रहता है, तो अब तो कोई विद्रोह का वही नहीं है। लेकिन आप स्थिति देखेंगे कि बस ये कुछ ही समय की उसकी खुशी रहती है, मतलब फिर कुछ ही दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला ये बैराम शाह के साथ मैटर हो जाता है। और बैराम शाह के कुछ ही समय बाद, बैराम शाह कब बैठता है दिल्ली की गद्दी पर, तो वो 1240 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और कुछ ही समय बाद मसूद शाह बैठ जाता है। बैराम शाह को हटा के मसूद शाह बैठ जाता है और मसूद शाह के बाद मसूद शाह को दिल्ली की गद्दी से कौन हटाता है? बलबन हटाता है। और कौन किसको बैठाता है? नसीरुद्दीन को बैठाता है। और नसीरुद्दीन को हटाने के बाद बलबन स्वयं गयासुद्दीन बलबन जिसका नाम रहता है, गयासुद्दीन बलबन 1266 में खुद दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। देखिए बस चार, हम जिसे बोल सकते हैं चार महत्वपूर्ण नाम अगर हम ले दिल्ली सल्तनत में, तो एक नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, और दूसरा नाम आएगा इल्तुतमिश, तीसरा आएगा रजिया सुल्तान, और चौथा आएगा बलबन। ये चार नाम हैं जो सल्तनत काल में अति महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चार ही नाम हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये गयासुद्दीन बलबन कब बैठ जाता है? 1266 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है और यही सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करता है। पैबोस प्रथा की शुरुआत करता है। ठीक है, और ये वही शासक रहता है जो तुर्कान चहलगानी का सर्वनाश कर देता है। तुर्कान चहलगानी का सर्वनाश कर देता है, इसको समाप्त कर देता है। वो कौन रहता है? वो बलबन रहता है। बलबन सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू करता है। सिजदा और पैबोस प्रथा से मतलब ये है कि जैसे ही राजा आते हैं दरबार में, जितने भी वहाँ के मंत्रिमंडल हैं या अधिकारी हैं, वो उनको सजदा करेंगे, पैबोस करेंगे। इससे बलबन का ये मानना था कि इससे राजा के प्रति आदर, ज्यादा आदर निकलेगा, तो कोई विद्रोह नहीं करेगा, क्योंकि जिससे आप सबसे ज्यादा इज्जत करते हैं उसके खिलाफ कभी आप विद्रोह नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं बलबन ने ये सोचा कि सिजदा और पैबोस प्रथा शुरू करने से उसके लिए आदर तेजी से बढ़ता जाएगा, और इसको उसने कठोरता से लागू किया। वो हंसता नहीं था दरबार में बिल्कुल भी, वो हमेशा एकदम हमेशा गंभीर अवस्था में रहता था। वो दरबारियों को भी नहीं हंसने की इजाजत होती थी दरबार में। तो ये सब उसने बहुत कठोरता से अपनी नीतियां लगाई। वो तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर देता है। और ये बलबन रहता कौन है? बलबन जो है ये इल्तुतमिश का गुलाम रहता है। इल्तुतमिश का गुलाम रहता है बलबन। ठीक है, इल्तुतमिश का गुलाम रहता है बलबन, जो गुलाम वंश में 1266 पे दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति आप देखते हैं। और इसने ही लौ रक्त नीति की अपनाई रहती है। लौ गयासुद्दीन बलबन ने ही लौ रक्त नीति अपनाई रहती है। और गयासुद्दीन बलबन ने ही नौरोज त्योहार शुरू किया रहता है। नवरोज त्योहार किसने शुरू किया रहता है? तो उसका क्या नाम है? उसका नाम गयासुद्दीन बलबन है, जो नवरोज का त्योहार शुरू करता है। तो यहाँ तक मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट चारों बिंदु थे, मैंने उस पर काफी अच्छे से आपको बताया। कुतुबुद्दीन ऐबक में कर चुकी, इल्तुतमिश में कर चुकी, रजिया सुल्तान की पूरी मृत्यु का षड्यंत्र मैंने बताया कि उसको किस लिए गद्दी पर बैठाया गया था, एक कठपुतली के तौर पे। लेकिन जब उसके निर्णय सामने आने लगे तो उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा जाने लगा। और फिर लास्ट में आता है बलबन। बलबन को हम देखते हैं कि वो सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत करता है। वो लौ रक्त नीति अपनाता है। वो नवरोज त्योहार शुरू करता है। वो तुर्कान चहलगानी को समाप्त कर देता है। तो ये सब बलबन के बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हैं, जिससे सवाल आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होने के बाद अंत कब होता है? गुलाम वंश का अंत और खिलजी वंश का उदय एक ही साथ की बात है। ठीक है, तो 1290 में गुलाम वंश समाप्त हो जाता है। ठीक है, गुलाम वंश की समाप्ति अगर हम जैसे देखें, गुलाम वंश की समाप्ति की बात करते हैं, तो गुलाम वंश जो है वो 1290 में समाप्त हो जाता है। और 1290 से ही एक नया वंश, जिसे हम बोल सकते हैं खिलजी वंश, वो शुरू हो चुका है सल्तनत काल में।
ठीक है। तो 1290 में गुलाम वंश समाप्त हो चुका रहता है। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन रहता है? शमसुद्दीन कैमूर्स। गुलाम वंश का अंतिम शासक रहता है शमुद्दीन कैमूर्स, उसका अंतिम शासक रहता है जो 1290 में रहता है। और इसी को ही हरा के, जिसे आप कह सकते हो, खिलजी वंश शुरू किया जाता है, जिसका नाम आप कह सकते हो खिलजी साम्राज्य की स्टार्टिंग आप बोल सकते हो 1290 में जो हुई रहती है वो गुलाम वंश के कब्र पे हुई है, खिलजी वंश का उदय। ठीक है। तो 1290 में गुलाम वंश समाप्त हो चुका रहता है। तो गुलाम वंश मैंने यहाँ पे समाप्त कर दिया। आगे मैं खिलजी पढ़ाऊंगी, उसके बाद तुगलक, उसके बाद आपको सैयद, लोदी, पूरा सल्तनत काल में समाप्त करवाऊंगी। ठीक है। तो यहाँ पे आपका गुलाम वंश समाप्त हो गया। जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे मैंने वो सारे के सारे आपको पढ़ा दिए। थैंक यू।